वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स आज कवर कराने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 8th क्लास है, जो 8th क्लास की हम लोग जो है पॉलिटिक्स कवर कराने वाले हैं। आज हम 8th की पॉलिटी यानी 8th की बुक्स की शुरुआत जो है आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग ने जो पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, वो 7th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक थी उसको हमने कवर कराया था। तो आज आपके लिए जो हम लेकर आए चैप्टर 1 भारतीय संविधान यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल नो अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड important things related to the constitution, and which is very important as a we are citizen. So if you are watching this video, you will get to know that most of the things and most of the important thing which is important for you as a Indian citizen. So we are just going to talk about the Indian constitution, and I hope you will understand the lesson, and you please watch full video so that you can understand the whole thing. इसीलिए जो है हम जो है हिंदी में जो है इसलिए समझाते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो हिंदी लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, सो आप जो है इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि जो चीज हमें ज्यादा समझ में आती है, जो चीज ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आती है, उसके बारे में जो है हम अवेयर होते हैं, उस चीज से अवेयर होते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें चीजें समझ में आती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू आर गुड इन इंग्लिश और यू आर गुड इन हिंदी, बस जो चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी ज्यादातर जो चीजें हैं वो हिंदी में ही पढ़ी हैं। ठीक है, इंग्लिश मैं भी इस्तेमाल करता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इंग्लिश इस्तेमाल कर लेता हूं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश में पढ़ें हिंदी में पढ़ें, बशर्ते कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ज्यादा चीजें हम लोग जो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है और जो हमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फुटबॉल गेम। सो जैसे कि आप जानते हैं, या क्रिकेट का आप गेम ले लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में जो है एक एम्पायर होता है, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 टीमें होती है, 2 टीमें आपस में जो है गेम खेलती हैं। ठीक है, और एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पहले एक कोई टीम होती है जो बैटिंग करती है और कोई टीम होती है जो है बॉलिंग करती है ना। तो हम देखते हैं कि बीच में एक एम्पायर होता है। एम्पायर किस लिए होता है? एम्पायर इसलिए होता है ताकि कोई रूल ना तोड़ा जाए, कोई रूल जो है ब्रेक ना किया जाए। अगर बॉल वाइड जा रही है तो उसको वाइड बोला जाए, जो बॉल नो है उसको नो बोला जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि कई बार जो थर्ड एम्पायर जो ग्राउंड में मौजूद नहीं होते हैं, वो जो लाइव जो है देख रहे होते हैं और जो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, अगर कोई चीज उनको बाय फॉल्ट अगर नजर आती है और कोई चीज में प्रॉब्लम है या लगता है कि कोई रूल जो है टूट रहा है, तो उस रूल को ठीक करने के लिए वो खुद जो है थर्ड एम्पायर की मदद लेते हैं, जो ग्राउंड एम्पायर होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो रूल है, रूल किस लिए बनाया जाता है? ताकि जो चीजें हैं वो सुव्यवस्थित जो ढंग से चल सके वो चीजें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन चीजों को जो है क्यों बनाया जाता है। इन चीजों को इसलिए बनाया जाता है ताकि आपस में कोई दिक्कतें ना हो, आपस में कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो। ठीक है, हम इन्हें मूलभूत नियम कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो है कहते हैं इनको हम। ठीक है, ताकि जो है इनसे जो चीजें हैं आसानी से चलती रहें, किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज वही हम बात करने वाले हैं आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, so that we will know about our constitution, why it needs. ठीक है, why it needs and why we need this constitution. So आधुनिक देशों में हम देखते हैं कि यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम संविधान कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चन जैसे खड़े होते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों है? जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाई इट नीड्स, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, और संविधान जो है वो कैसे लिखा गया, ये क्वेश्चन है ना, संविधान कैसे लिखा गया। ठीक है, और इसको किसने लिखा। ठीक है, इसकी चर्चा जो है हम करने वाले हैं। ठीक है,
तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चंस के जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई। सो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी, हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम देखते हैं कि लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान होगा, लेकिन संविधान होगा तो क्या सभी देश लोकतांत्रिक हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये जरूरी नहीं है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसके जो है जिसको एक देश के जो है सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, तो हमें जरूरत क्यों है? तो एक देश को सभी लोग देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम रूल के हिसाब से चलेंगे तो सभी के लिए जो है चीजें आसान हो सकती हैं, सुलभ हो सकती हैं। ठीक है, इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित जो है करते हैं। ठीक है, जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अच्छा, अगर हम 1934 की बात करें तो 1934 में जो हम देखते हैं कि जो कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। पहली बार केवल भारतीयों को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह मांग और तेज हुई। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि जो है संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान कैसे लिखा गया। और किसने लिखा। किसने लिखा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है ना। तो वो हो गया है आवश्यकता क्यों है इसकी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखते हैं कि 1934 में जैसे बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इसकी सबसे पहले मांग की थी। ठीक है, केवल भारतीयों को लेकर जो है हम देखते हैं कि केवल भारतीयों को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह मांग और तेज हुई और यह कहा गया कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। सो वो चीजें हमें कब देखने को मिलती है? वो चीज देखने को मिलती है दिसंबर 1946 से लेके 1949 के बीच वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब हमारा संविधान जो है इस दौरान जो है बनके तैयार हुआ, यानी संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, लगभग 3 साल आप कह सकते हैं। ठीक है, लगभग जो है इतना टाइम जो है लग गया था। ठीक है, तब संविधान सभा के जो हम देखते हैं ना, तो संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। लगभग 150 से 150 सालों की जो अंग्रेजी हुकूमत के बाद जो है भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति व भविष्य तय करने का मौका मिला। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की बात करें, जैसे आप जानते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी है, उत्तर जो है उत्तर पूर्व के जो हम देखते हैं कि लगभग उत्तर में ही स्थित है। ठीक है, तो हमें वहां क्या देखने को मिलता है, जैसा कि 1990 में वहां पे राजतंत्र था। ठीक है, जो राजा ज्ञानेंद्र थे, राजा ज्ञानेंद्र की जो है सत्ता वहां पर रहती थी, वो वहां के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले संविधान भी था, फिर भी 2006 में वो चीजें जो है ना, संविधान तो था लेकिन जो सारी शक्तियां थी वो राजा के हाथ में थी। ठीक है, जो आखिरी डिसीजन था वो राजा को लेना होता था वहां पे। ठीक है, तो 2006 में राजा की जो सत्ता थी वो खत्म हुई, क्योंकि आखिरकार वहां पे भी जो है संविधान जो है बना और वो जो देश है वो जो है लोकतंत्र बन गया। ठीक है,
तो नए संविधान जो है, जो जो नया संविधान बनाया गया, तो नया संविधान जो बनाया गया वो लोगों के द्वारा बनाया गया, वो जो आम लोग थे वो आम लोगों के द्वारा बनाया गया, और नए संविधान को 2015 में अपनाया गया। ठीक है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम नेपाल की बात कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है, हम नेपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया की बात नहीं चल रही, यहाँ पे नेपाल की बात चल रही है। ठीक है, तो हम नेपाल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे किस तरीके से जो है संविधान जो है बनाया गया, और पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, तो 2015 में जैसे संविधान अपनाया उन्होंने, नया संविधान। ठीक है, नियम बदलते ही जो है खेल बदलता है, जैसे आपको पता है कि जैसे नियम बदलेंगे तो खेल जो है बदल जाता है। ठीक है, दूसरी बात की संविधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना होता है, यानी संविधान जो है, संविधान के हिसाब से जो है देश जो है चलता है। संविधान सर्वोपरि है, हमने पिछली जो है क्लासेस में भी बात किया है इसके बारे में कि संविधान जो है वो सर्वोपरि है, और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो संविधान इसीलिए है कि बाय रूल और टू द रूल हम लोग काम कर सके। संविधान शासन के दुरुपयोग से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अगर कोई भी अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहेगा तो संविधान के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो अपने दुरुपयोग का उपयोग जो है, अपना दुरुपयोग उसका जो दुरुपयोग अपनी शक्ति का नहीं कर सकता। ठीक है, समाज के लिए नियम जो है बनते हैं, और संविधान नियम जो है तय करता है सबके लिए, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही एक मौलिक अधिकार, जैसे हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकार ऐसे ही नियम है। ठीक है, जो सबको समानता का अधिकार देता है। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में। जो समानता का अधिकार देता है, और समानता के अधिकार में हम लोग क्या देखते हैं कि समानता के अधिकार में हम लोग देखते हैं कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ, यानी कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक है, और किसी भी जो है कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, किसी भी राज्य में आ जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी शुड नो अबाउट these things, and we should aware about these things. In the further classes we will discuss the all the most important things, and you can say कि वो जो क्लासेस हैं, वो जो आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी ना, वो आने वाली क्लासेस में हम लोग एक एक टॉपिक जो है उठाएंगे, और इम्पोर्टेंट जो थिंग्स होंगी उसके बारे में जो चर्चा करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दूसरी बात की अगर हम बात करते हैं किसी स्कूल की या किसी हम कक्षा की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि वहां हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे भले छोटे ही तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो है हमारी जो अधिकार है उनके जो कई बार हनन होता है। कैसे होता है? मान लीजिए क्लास में कोई एक बच्चा है, कोई मॉनिटर है। ठीक है, और मॉनिटर का जो दिमाग है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा चंचल किस्म का है, चंचल प्रवृत्ति का बच्चा है। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो किसी को तंग करता है। बाय किस्मत से उस दिन जो मैडम होती है उस दिन होती नहीं है क्लास में, वो थोड़ी देर के लिए कहीं गई हुई होती हैं, तो जो क्लास की जो जिम्मेदारी है वो क्लास मॉनिटर को दिया जाता है ना। तो बाय द वे मैं भी, जो मेरे साथ बच्चे पढ़े हुए होंगे वो जानते होंगे मेरे बारे में। ठीक है, जो वीडियो ये देख रहे होंगे उनको मेरे बारे में पता है, वो जानते हैं, क्योंकि मैं भी मॉनिटर रहा हूँ काफी टाइम तक। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक मैं मॉनिटर रहा हूँ, और 12th क्लास में जाके हेड बॉय बना था पूरे स्कूल का। ठीक है, हमारे स्कूल में 2500 जो है लड़के हुआ करते थे। ठीक है, 2500 के आसपास जो थे वो स्ट्रेंथ थी, और मैं हेड बॉय था वहां पे। तो जो तरीका था काम करने का वो अलग तरीका था, इस तरीके का तरीका नहीं था जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो किस्मत से मैडम उस दिन है नहीं क्लास में, उन्होंने जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर डाल दी, मॉनिटर के ऊपर। ये कहा कि भाई थोड़ी देर तुम ध्यान रखना, कोई शोर ना करे, और अब सब लोग बैठ के अपना काम करते रहना। तो वो जो मॉनिटर था वो किसी बच्चे को तंग करने लगा। ठीक है, उसने उसको तंग किया, परेशान किया, और जब मैडम आई तो मैडम से उल्टा जो उसने शिकायत भी कर दी कि ये बच्चा मान नहीं रहा था और ये शोर मचा रहा था, ऐसे ऐसे परेशान कर रहा था, और इस तरीके से, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुमको आज डांट खिलवाऊंगा मैडम से। ठीक है, तो कई बार जो है जो हम जो समाज में जो रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो सत्ता है या शासन है या कह सकते हैं जो अपना अधिकार है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसीलिए मौलिक अधिकार दिया गया कि किसी के साथ किसी तरीके की नाइंसाफी ना हो सके। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो स्तर पर हमें ये चीजें देखने को भी मिलती हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्तर पे भी देखने को मिलती हैं। ठीक है,
परंतु लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि जो काम है वो यह होगा कि कोई भी ताकतवर समूह, यानी कोई भी ताकतवर समूह दूसरे या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। ठीक है, तो ये हमारा जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो कहता है। ठीक है, अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि बहुमत वाला जो गुट होता है वो लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनकी सहमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो है उसकी वजह से जो है उनका जो है अल्पसंख्यकों का जो है नुकसान होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुमत का निरंकुशता का जो इससे जो है बहुमत की जो निरंकुशता है उसका खतरा जो है समाज में बना रहता है। परंतु संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो हम फिर एक क्लास की जो है हम लेते हैं कि एक क्लास का हम उदाहरण लेते हैं। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल पे आप कह सकते हो स्कूल कोएड है। ठीक है, और उसमें क्या है कि खास बात यह है कि जैसे कोई क्लास है, क्लास में लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं कोएड में, है ना, तो लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। मैक्सिमम क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा कि लड़कों की संख्या ज्यादा होती है। अगर कोई वोटिंग होती है, मान लीजिए कि लड़कियों को शौक है खो खो खेलने का, ठीक है, लड़कों को शौक है फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे, हम खो खो नहीं खेलेंगे, है ना। तो लड़कियों की संख्या ज्यादा, जो लड़कों की संख्या ज्यादा है वहां पे। तो अगर पोलिंग भी होती है कि हाँ कौन कौन इंटरेस्टेड है, हु आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स दे आर बॉयज एंड they will raise their hands and they will say that we will play cricket. So जो लड़कियां होंगी वो कम है, तो जाहिर सी बात है भाई वो कम हाथ खड़ा करेंगी, तो जाहिर सी बात है लड़के ही जीतेंगे, है ना। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो इससे क्या हमें समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि जो कह सकते जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का तो हनन हुआ ना, ठीक है, उनको दबाया गया। ठीक है, इस तरीके से मेजोरिटी वाला जो बहुमत वाला जो गुट है वो जीत गया, है ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हम कहते हैं कि जो बहुमत वाला जो गुट है वो किस तरीके से जीतता है। अच्छा, संविधान क्यों होना चाहिए, एक क्वेश्चन आता है कि संविधान क्यों होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, संविधान क्यों होना चाहिए। तो इसका तीसरा कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि घर में मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है, या कोई भी बच्चा है, या कोई लड़की है, कोई लड़का है, मान लीजिए शबनम की कहानी लेते हैं। शबनम मान लीजिए कि घर में टीवी जो है टीवी देखना चाहती है, सभी उसके परिवार के लोग उसका जो फेवरेट सीरियल चल रहा है वो फेवरेट सीरियल देख रहे हैं, ठीक है। तो शबनम का मन करता है, परंतु शबनम का जो है एग्जाम है, ठीक है, कल उसका एग्जाम है, उसको 2 चैप्टर कवर करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो शी इज नॉट एबल टू वॉच टीवी सीरियल। सो वी सी कि वो चीजें जो है वो देखना चाहती है पर वो देख नहीं सकती है। शी कांट वॉच बिकॉज tomorrow is her important exam and she have to cover 2 chapters। वो क्या करती है कि वो अपने परिवार वालों से कहती है कि आप लोग टीवी बंद करिए, मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि अगर ये लोग देखेंगे तो मुझे भी अंदर से लालच आएगा, भाई मुझे भी टीवी देखनी है ना, मुझे भी टीवी को जो है वो सीरियल जो है देखना, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है ना। तो इसकी वजह से वो घर वालों को मना करती है। वो क्या करती है, कुछ समय के बाद टीवी जो है बंद करवा देती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन वो एग्जाम देने जाती है, वो देखती है कि किस तरीके से जो चैप्टर 2 उसको कवर करने थे उसने कवर किया, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो पुट हुए वहीं से, उन्हीं 2 चैप्टर से जो है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि लोग दलगत राजनीति की बजाय तानाशाह शासन व फौजी शासन के बारे में सोचने लगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो दलगत राजनीति होती है, फौजी शासन के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर राजतंत्र होगा तो नेपाल ने राजतंत्र की मांग क्यों की? क्योंकि वो एक आदमी के शासन से परेशान हो गया, है ना।
अब वो अपने मनमानी करेगा, ठीक है, वो जो जब तक राजा रहेगा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, है ना, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। तो हमें जो लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम अपनी चीजें खुद डिसाइड कर सके, ना कि दूसरे हमारी चीजें डिसाइड करें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग इस चीजों से तंग आ जाए, नहीं लोकतंत्र में तो ये होता है जी, वो होता है जी, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं है, तो ऐसा थोड़ा ना फायदा होता है भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सभी लोग अपने लिए खुद के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपको तो यहाँ मौका भी मिल रहा है ना, राजतंत्र में तो वो भी नहीं मौका मिलेगा, है ना। आप लोगों ने जो है हिटलर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, नाजी शासन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। साम्यवादी शासन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चीन में है, जो किस तरीके से चीजें चलती है वहां पे, अगर आपने कोई जबरदस्ती की तो सीधा बहिष्कार या सीधा आपको हटा देंगे वहां से। कितनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं वो पहले जो थे अंग्रेजों के शासन में, भाई वो भी तो कह सकते हो किस तरीके से उनका शासन चलता था, वहां पे भी तो लोकतंत्र ही था, लेकिन नाम मात्र के लिए लोकतंत्र था, वहां पे क्या आपको आजादी थी किसी चीज को करने के लिए। तो इस तरीके जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं समाज में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोकतंत्र है, जो हमारा जो संविधान है, देश की बुनियादी संरचना को इस तरीके से जो इस तरह के जो है उन्माद, यानी इस तरीके की जो चीजें हैं उन चीजों से बचाता है, ठीक है। ये इसका संविधान, हमारे संविधान का जो है फायदा है, ठीक है। हम देखते हैं कि यह ऐसी जो है प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता, जिनके जरिए नागरिकों के अधिकारों का जो हम कहते हैं ना आश्वासन जो है मिलता है, और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नागरिकों को उनके जो हक मिलते हैं इसके थ्रू, ठीक है, वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं समाज में, ठीक है। हम बात करें कि जो भारतीय जो संविधान है उसके मुख्य लक्षण क्या है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, ठीक है, इसके बारे में लोग बात करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता है वो हम कहते हैं कि संघर्ष के दौरान विचार विमर्श, आप कह सकते हो ना, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है ये इसके बारे में विचार विमर्श हुआ, काफी चीजें जो है सामने आई कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया कि स्वतंत्र भारत कैसा हो, इसके बारे में काफी विचार विमर्श हुआ, ठीक है। ब्रिटिश भारत में जो नियम जो थे उनको मानना पड़ता था, नहीं मानते थे तो उनके साथ जबरदस्ती की जाती थी, जबरदस्ती उनको मानना पड़ता था, है ना। जबकि वो नियम हमने खुद नहीं बनाए, वो नियम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो किस बात की स्वतंत्रता, जब हमारे लिए नियम कोई और तय करे। नियम तय करने वाले हम खुद हैं, और हम खुद अपने हिसाब से जो अपना जो जीवन यापन करना चाहते हैं। तो वही चीजें जो हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, संविधान में, क्योंकि संविधान में हम में से ही जो लोग थे उन्होंने हमारे लिए नियम बनाए और उनको चुन के हमने भेजा, ठीक है। यानी जनता ने उनको चुन के भेजा और जनता के लिए ही नियम बनाए गए, ठीक है। तो संविधान में वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जबकि अंग्रेजों के टाइम में वो नियम हमने खुद नहीं बनाया, वो नियम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, और इनफैक्ट कि किसी से कुछ पूछा नहीं गया, उनके द्वारा जो है वो चीजें चलती थी। औपनिवेशिक राज्य में लंबे अत्याचारी शासन से भारतीयों के सामने इतना जो चीज थी वो इतना जरूर स्पष्ट हो गया, जो स्पष्ट कर दिया था कि जो स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, ठीक है। देश जो है होना चाहिए, जो है नागरिक समान होगा, सभी को जो है सरकार, जो हम कहते हैं ना, सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। ऐसे नियम बनाने के लिए लगभग 300 लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। 1946 में पहली बार जो है इसकी जो इसका गठन किया गया था संविधान सभा का, और हम देखते हैं कि जो सदस्य थे उन्होंने जो है भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक जो है संविधान सभा का जो है जो उनकी बैठकें थी वो होती रही, ठीक है। हर चीज का इसमें ख्याल रखा, चाहे वो भाषा हो, धर्म हो, संस्कृति हो, एक जो है काफी बड़ा मुद्दा तो था, लेकिन उन्होंने काफी जो है डटकर उसका मुकाबला किया, वो काफी सोच समझकर वो चीजें उन्होंने उसमें डाली हैं, ठीक है। तो जिस समय आप देख रहे हो कि उस समय जो है भारत में काफी उथल पुथल था, काफी चीजें तो थी, जैसे भारत पाकिस्तान का जो है बंटवारा, है ना, हमें देखने को मिलता है।
रियासतें थी, रियासतों का किस तरीके से वो समझ नहीं पा रही थी कि हमें किस तरफ जाना चाहिए या हमें अलग रहना चाहिए, ठीक है। लोगों को जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी वो काफी खराब थी उस समय, है ना। ये सारे मुद्दे थे, लेकिन इन्होंने जो है ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से जो है पूरा किया और देश को एक ऐसे कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें हमें जो है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उस समय जो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित जो इन सारी चर्चाओं के बाद लगातार ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो ये दस्तावेज है जो लिखने वाले हैं और किन चीजों से जो है जूझ रहे थे और वो ज्यादा क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो संघवाद है, हम संघवाद के बारे में बात करेंगे। संघवाद का मतलब क्या है, ठीक है। ये इसको हम इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। जैसे कि हमारे देश में है एक केंद्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, और हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो स्थानीय स्तर पर जो है, तीसरा जो है सरकार है। सरकार जो है चलाने के लिए इन सभी की भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। सूचियों का विकल्प है हमारे पास, जैसे कि एक जो है केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इस तरीके से जो है हमें वो उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है अलग अलग तरीके से इनको दिया गया है। यानी केंद्र सूची जो जो केंद्र उस पर कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सूची पे राज्य कानून बनाती है, ठीक है। समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाती है। जब ऐसा लगता है कि भाई राज्य जो है महत्वपूर्ण कोई फैसला नहीं ले पा रही है, तो उस जगह पर जो है जो केंद्र है वो जो है राज्य के लिए कानून बनाता है, ठीक है। और कानून बनता कैसे है, ये सारी चीजें जो है उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें सीखने को उससे मिलती हैं, ठीक है। अब संसदीय शासन पद्धति की बात करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट होगा संसदीय शासन पद्धति। तो सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो लोग करते हैं, ठीक है। संसदीय शासन पद्धति में जो है जो सरकार के सभी जितने भी प्रतिनिधि है उनका चुनाव जो लोग करते हैं। सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। जैसा आप जानते हैं कि जो भी वयस्क किसे माना जाता है इंडिया में, जो 18 साल पूरा कर चुका हो तो उसको वोट देने का अधिकार होता है। चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी मजहब का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि वो भारत का नागरिक हो और 18 साल पूरा कर चुका हो, ठीक है। तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो हम देखते हैं इसने समाज में न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिला, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी इसने तोड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर जो है किस्म का आदमी जो है वोट डाल सकता है, ठीक है, बशर्ते कि वो 18 साल पूरा कर चुका हो। और हम देखते हैं कि किसी भी धर्म जाति का हो, किसी मजहब का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक दो क्राइटेरिया है उसमें जो इंसान जो है वोट नहीं दे सकता, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्लास काफी लंबी होगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसे हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बारे में फिर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और सार्वभौम अधिकार, यानी सभी को जो अधिकार है जो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें जो है यहां से मिलती हैं। अब तीसरी चीज है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। तो संविधान के अनुसार जो है हम देखते हैं कि जो तीन जो है अंग हमें देखने को मिलते हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो विधायिका जो हमारे लिए कानून बनाती है, यानी वो प्रतिनिधि जो हमारे द्वारा चुनकर जो है संसद में जाते हैं, या हम देखते हैं ना विधानसभा या विधान परिषद में वो जो विधानसभा में जो वो जाते हैं मेंबर, ठीक है। तो सांसद किसे कहते हैं? जो संसद के मेंबर होते हैं ना। और विधायक इसको कहते हैं जो विधानसभा में जाते हैं, ठीक है। तो इन हमारे द्वारा ये लोग चुन के जाते हैं और जो है वहां जाके हमारे लिए कानून
बनाते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका प्रशासनिक समूह होता है जो जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को लागू करने का काम करती है और शासन चलाने का काम करती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ न्यायालयों की व्यवस्था है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, इन शक्तियों के बंटवारे से प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। ठीक है, एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है ताकि कोई अपनी जो उनका जो कह सकते हो कि जो पावर है उसका मिसयूज ना कर सके। और इसके अनुसार सरकार जो हम देखते हैं ना कि तीनों अंग के बीच जो है संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि चीजें भी हमारे पास सब कुछ है और वो चीजें जो हमें उनसे जो है एक दूसरे की रक्षा भी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार, जैसा आप जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार वाला जो खंड है भारतीय संविधान के जो कह सकते हैं भारतीय संविधान के अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, है ना। और इसके साथ साथ इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए लिखित अधिकार होने चाहिए, यानी ऐसे अधिकार होने चाहिए जो हमें सत्ता के जो दुरुपयोग है उससे बचा सके। लिहाजा मौलिक अधिकार जो है देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकार है ना, अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी किसी भी धर्म के हो आपको मानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक हम कहते हैं कि खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। उसके बारे में हम लोग एक अलग से क्लास बनाएंगे, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। जैसा आपको पता संडे को स्पेशल एक क्लास लेकर आता हूं मैं पॉलिटी की। अभी तो पॉलिटी लेकर आ रहा हूं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू रीड and they are the you can say they are the most important things, okay, at the point of view of exams. So हम देखते हैं कि काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके उन चीजों को ज्यादा ज्यादा हो सकता है हम लोग ज्यादा जो है कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, वो भी इसमें ऐड कर लीजिए। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। यानी आप किसी भी धर्म के हो, आप कोई स्पेशल नहीं है, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कुछ भी हो, ठीक है, सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है। इन सब बातों से जो हमने अभी तक जो चर्चा की है, उन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? उन सब बातों से हमें यह समझ आता है कि कभी कभी देश का जो इतिहास है वो तय करता है कि देश का संविधान कैसा होगा, है ना, देश का संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है, संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए सरकार सरकार जो है करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और इन्हें समझने के लिए मुश्किल भी महसूस होती है, क्योंकि ऐसे शब्द हैं, ऐसी चीजें हैं जो कई बार समझ में नहीं आती हैं और काफी जो है जटिल दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी अगर 1 से 2 बार 3 बार वो चीजों को हम लोग ध्यान से देखें तो चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कोशिश करनी चाहिए चीजों को समझने की। ठीक है, अगर ऊपर से हम कोई बात भी करता है ना, हम किसी और ख्याल में खोए रहते हैं, हाँ, हम सोच कहीं और रहते हैं, वो सामने वाला बोल रहा है लेकिन हमको समझ में नहीं आती बात। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हम बात को नहीं समझ रहे हैं, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं हम। तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा
ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। कई बार क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं, चीजें पढ़ रहे हैं और जमाई आ रही है जी, सो रहे हैं, तो नींद में जा रहे हैं ना, तो सामने वाले की बात कैसे समझ में आएगी, है ना। तो कई बार ये होता है, हम लोग कई बार क्या होता है कि कई बार पढ़ाते हैं क्लास में, तो देखते हैं कि सामने वाला बच्चा जो है वो नींद ले रहा है, जमाई ले रहा है, उसको नींद आ रही है ना। तो वो चीजें कैसे समझ में आएंगी, क्योंकि वो उसका दिमाग तो कहीं और जा रहा है ना। फिर उसको खड़ा करते पूछते हैं, हाँ भाई बताओ क्या समझ में आया, तो उसे कुछ पता ही नहीं है, शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ, और तो बेचारा सोने में लगा पड़ा है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो जटिल चीजें हैं कई बार। और भारतीय जो संविधान है, आपको पता है कि विश्व का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे पहला संविधान कौन सा था, तो सबसे पहला लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का था, यानी यूएसए का। ठीक है, तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं, स्पेशल क्लास में हम लोगों ने बातें ये की थी। ठीक है, तो अभी की क्लास जो इतनी ही। ठीक है, अब फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं आ रहे, तो आप लोग प्लीज जरूर करिए, हमारा साथ दीजिए और चैनल को पूरा देखिए, यानी आप लोग पूरी वीडियो देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम अभी आज का जो चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाला जाता है। उसके साथ यूट्यूब @गौरव के मिश्रा 95 और जीके विद गौरव के मिश्रा के नाम से जो है आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। तो आपको जो है चैप्टर पूरा जो है आपको देखना है, ताकि चीजें आपको समझ में आ सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाइयों में लगे रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स हैं। सो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।